आनंद नाम का एक व्यक्ति एक दिन जंगल से गुजर रहा था। इस बीच उसने किसी को जोर से चीखते सुना, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। ये सुनकर आनंद ने इधर उधर देखा, तभी उसे एक लड़की झील में डूबती दिखाई दी। तुरंत वो वहां गया और उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। आनंद ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो बहुत देर होने के बाद भी नहीं उठी, अरे सांस तो चल रही है लेकिन ये जरा भी हिलडुल नहीं रही, एकदम मरी हुई सी पड़ी है। इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्या करूं अब मैं। इस तरह उसने काफी देर तक सोचा और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। फिर उसने उसे गोद में उठाया और अपने घर ले गया। बहुत देर बाद वो होश में आई और पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। चलो तुम्हें होश आ गया। जब तुम झील में डूब रही थी तो मैंने तुमको बचाया, लेकिन तुम बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए अपने घर ले आया। वहां छोड़ देता तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाती। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पड़ोस के गांव जा रही थी, इसी बीच एक बड़े तेंदुए ने मेरा पीछा किया। मैं बहुत डर गई और तेज दौड़ी। मैं देख नहीं पाई कि आगे झील है और पानी में गिर पड़ी। जैसे ही जोर से चीखी, वो तेंदुआ वहां से चला गया। रो मत, तुम आज रात यहीं रुक सकती हो, कल सुबह चली जाना। जी अच्छा। फिर रात को दोनों वहीं सो गए। कुछ समय बाद वो औरत उठी और एक बाघ में बदल गई। फिर वो आनंद के पास गई। मानव मांस, आज मानव मांस मिलेगा। वो उस पर कूदने ही वाली थी कि आनंद उठ बैठा और उसने उस बाघ को देख लिया। ओ नहीं, बाघ आ गया। आनंद जोर से चिल्लाता हुआ बाहर भागा। बाघ ने भी उसका पीछा किया। ग्रामीणों ने चीख सुनी तो बाहर निकल आए और देखा कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने उसे बचाना चाहा और डंडे लेकर भागे उसके पीछे, लेकिन देखते ही देखते वो बाघ एकदम से गायब हो गया। तब आनंद ने उन ग्रामीणों से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े खतरे से बचा लिया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इसीलिए तुम बच गए। लेकिन ये बाघ नहीं बल्कि एक शैतान था। जब हम इसके पीछे भागे तो देखा कैसे गायब हो गया। हाँ मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सो जाइए। इस तरह आनंद ने उन ग्रामीणों को धन्यवाद दिया और घर आ गया। घर आकर उसने उस लड़की को सभी ओर देखा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। अरे वो कहाँ चली गई, बाघ तो नहीं उठा कर ले गया ना। तभी वो लड़की उसे सामने से आती दिखी। अरे तुम कहाँ चली गई थी। वो चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने उससे लगातार पूछा तो वो चिढ़ गई। अरे मैं जहां चाहूंगी जाऊंगी, सवाल क्यों करते हो। क्या तुम और लोगों की मदद से मुझे मारना चाहते थे। जो पहले ही मर चुका है उसे फिर से कैसे मारोगे। इतना कहकर वो फिर से एक बाघ में बदल गई और उसे मार डाला। अगले दिन वो एक आम औरत में फिर बदल गई और गांव वालों से बोली, मैंने और आनंद ने चुपके से शादी कर ली थी, लेकिन कल रात एक बाघ ने आनंद को मार डाला। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। सबने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और सहानुभूति जताई। उस दिन के बाद से वो आनंद की पत्नी के रूप में उस घर में अकेली रहने लगी। वो आदमियों को कभी कुछ और कभी कुछ और कहकर फुसलाती और उन्हें अपने घर ले आती। वे उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसके घर आ भी जाते। फिर वो उन आदमियों को अपने असली रूप में आकर मार डालती। इस तरह उस शैतान ने बहुतों को मार डाला और न जाने और कितनों को अपना शिकार बनाएगी। समस्या का हल। एक बार की बात है, एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतनियां थीं। उनमें एक बूढ़ी भूतनी थी जो बहुत अनुभवी थी। जब भी दूसरी भूतनियां किसी मुश्किल में आती, ये बूढ़ी भूतनी उन्हें सलाह देती। एक दिन वो बूढ़ी भूतनी कब्रिस्तान में चल चलकर थक गई और एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो, मेरी जगह पर क्यों बैठ गई। ओह, ये तुम्हारी जगह है। मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है ना। तुम भी आकर बैठ जाओ। कौन हो तुम।
जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है, वो मेरे पास आते हैं उपाय के लिए। मैं तो आजकल खुद एक मुसीबत में हूँ, कृपया अपनी सलाह मुझे दें। अपनी समस्या मुझे बताओ। जिस बरगद के पेड़ पे मैं रहती हूँ, उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार भज गोविंदम वहां रहने के लिए आ गया है। बहुत से लड़के लड़कियां उससे संगीत सीखने के लिए आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। उससे वो घर खाली करवा दो। ये क्या कोई परेशानी है? मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। ये कहकर बूढ़ी भूतनी ने उसे एक हल बताया। जवान भूतनी खुश हो गई और भज गोविंदम के घर रात में गई। जवान भूतनी बहुत से रूप धारण कर सकती थी। तुरंत ही वो एक बिल्ली में बदल गई और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। खिड़की से वो बिल्ली घर के अंदर उस कमरे में कूद गई जहाँ भज गोविंदम सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर भज गोविंदम जाग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं एक निर्दयी भूतनी हूँ। मैं कितने ही रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। और तुरंत ही जवान भूतनी एक चमगादड़ बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं। फिर एक छिपकली बन जाओ और इस घर के सारे मच्छर मार डालो। समझ गई ना? हैं? तुमको क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है कि मुझे तुम्हारे घर के चूहे और मच्छर खाने चाहिए? ऐसा कहकर वो जवान भूतनी वहाँ से चली गई और बूढ़ी भूतनी से कुएं पर मिली। मैं वहाँ गई थी, लेकिन तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। भज गोविंदम एक निडर आदमी है। अरे ये नहीं तो कुछ और। तुम चिंता ना करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। जवान भूतनी फिर उस रात भज गोविंदम के घर गई। उसने उसकी छत की सारी टाइल्स निकालकर फेंक दी। उस आवाज से भज गोविंदम उठ गया और बाहर आया। कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी। मैं बिना काम शांत नहीं बैठ सकती। मैं घर की ऊपर की छत हटाकर दूसरी डालने की सोच रहा था। तुमको सारी टाइल्स आज रात ही हटा देनी होगी। समझ गई ना? ऐसा कहकर वो पेड़ के नीचे एक खटिया पर सोने चला गया। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर नजर आती हूँ? ढीठ आदमी। जवान भूतनी वहाँ से उड़ गई और पुराने कुएं के पास गई। जवान भूतनी को देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुमने भज गोविंदम को डराकर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डरा के भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा तो अब ये करो। अगली रात जवान भूतनी भज गोविंदम के घर गई और उसके कंधे पर थपथपाया। अरे तुम फिर आ गई? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इस घर को छोड़ के चले जाओ, ये मेरी जगह है। अपने संगीत की वजह से मेरी शांति मत खत्म करो। मेरी अच्छी किस्मत है कि ये घर मुझे मुफ्त में मिल गया है। मैं इस घर को खाली नहीं करूंगा। अगर तुमको नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो फिर सो गया। जवान भूतनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो निराश हो वापस लौट गई। बैठे बैठे दूसरों को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतर है। अपनी समस्या का हल मैं ही सोचूंगी। जवान भूतनी ने कुछ सोचा और फिर भज गोविंदम के घर गई। महोदय, आज से आप मुझे संगीत सिखाइए। मैं और छात्रों के साथ संगीत का रियाज करूंगी। ऐसा सुनकर भज गोविंदम हैरान हो गया। भज गोविंदम ने कुछ ही दिनों में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया था। अगर उसके छात्रों को पता लगा कि वो भूतों को संगीत सिखाता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले भी उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, किसी एक शुभ दिन आओ और संगीत सीखना शुरू करो। उसके बाद भज गोविंदम ने अपना सामान बांधा और बिना कुछ और सोचे उसी गांव में एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला। एक बार की बात है, गोपी नाम का एक आदमी रामपुर गांव में मवेशी चराता था। वो एक ईमानदार आदमी था और सबकी मदद किया करता था।
उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत था उसी में खुश रहता था। जब गाय घास चर रही होती थी, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते हुए समय बिताता था। 2 शापित भूतनियां उस पेड़ पर रहती थीं। उन भूतनियों को गोपी की बांसुरी से निकली धुनें बड़ी पसंद थीं। गांव वालों के मुंह से गोपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर भूतनियों की उम्मीद बंधी कि गोपी उन्हें श्राप से मुक्ति दिला सकता है। एक दिन जब पेड़ के नीचे बैठ गोपी बांसुरी बजा रहा था, दोनों भूतनियां नीचे आईं और गोपी से बोली, गोपी। गोपी डरा नहीं और उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ हम भूत हैं। एक संत के दिए श्राप से ऐसी बन गई हैं। तुम्हें हमें श्राप से मुक्ति देनी होगी। भूतनी की बात सुनकर गोपी अचरज में पड़ गया और उसने पूछा, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ और तुम भूत। भूतनी ने उसके सवाल का जवाब दिया, सिर्फ एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। हमें पता है कि जब भी गांव के लोग किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो तुम उनकी मदद करते हो। हमारे पास खजाना है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। ऐसा कहकर उन भूतियों ने पेड़ की गुफा में छिपे सोने से भरे थैले गोपी को दिखाए। इतना सारा सोना देखने के बाद भी गोपी ने उसे लेने की कोई चाह नहीं दिखाई। तुम जैसा व्यक्ति ही इस धन का इस्तेमाल सही तरीके से गांव के विकास के लिए कर सकता है, मना मत करो। गोपी बोला, मैं खुद की मेहनत का पैसा ही पसंद करता हूँ। मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचूंगा अगर ये गांव के किसी उपयोग आ सके। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी का भला हो सके। गोपी की बात ध्यान से सुनकर भूतनियां बोली, हमें तुम्हारी ईमानदारी और रहमदिली पर पूरा भरोसा है गोपी। तुम ये धन रख लो। पहले तुम हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ और इस भूतिया जिंदगी से आजादी। उस पहाड़ की गुफा में एक राक्षस रहता है। उसके पास एक डब्बा है। उस डब्बे में एक सुराही में पवित्र जल है, लेकिन उस डब्बे की चाबी उस राक्षस के सर के नीचे होगी। तुम्हें बड़ी सावधानी से वो चाबी निकालनी है। गोपी को उनकी बात समझ नहीं आई। वो बोला, तो क्या मुझे उस राक्षस से बात करनी होगी? कहीं सोने का लालच देकर तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? भूतनियों ने उसके शक को दूर करना चाहा और बोली, गोपी, वो राक्षस मनुष्यों को नहीं मारता, लेकिन सब उसके भयानक रूप से डर जाते हैं। वो कई सालों से सो रहा है। अगर तुम उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाओ तो उसका ध्यान उस पर अटक जाएगा। जैसे ही वो उस डब्बे से अपना सर उठाए, तुम चाबी उठा लेना और उस डब्बे से पवित्र जल वाली सुराही निकाल लेना। तुम इतनी विनती कर रही हो तो मैं इनकार नहीं कर सकता, पर याद रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो गांव वाले तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ठीक से समझ लो। भूतनियों ने उसकी बात सुनी और फिर बोली, हम समझ गई गोपी। जैसा कि उन्होंने कहा था, गोपी तरह तरह के व्यंजनों से भरी एक टोकरी लेकर उस पहाड़ की गुफा में गया। गुफा के अंदर वो राक्षस जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहा था। गोपी उस राक्षस के पास बड़ी बहादुरी से गया और भोजन से भरी टोकरी उसके सामने रख दी। व्यंजनों की खुशबू से राक्षस जाग गया और उत्साहित मन से उसकी तरफ भागा। गोपी ने झट से राक्षस के सर की तरफ रखी चाबी उठा ली और डब्बे से जल्दी से पवित्र जल वाली सुराही भी निकाल ली। फिर दबे पांव वो उस गुफा से बाहर आ गया। तुरंत वो पवित्र जल की सुराही के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाता हूँ। भूतनियां तुरंत नीचे आ गईं। ओह, तुम ले आए गोपी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही गोपी ने उन पर पवित्र जल छिड़का, दोनों भूतनियां फरिश्ता बन गईं। गोपी दंग रह गया। उसे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब फरिश्तों ने उससे कहा, गोपी, ये धन ले लो और इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करो। तुमने हमें दूसरी जिंदगी दी है, इसीलिए हमें अपना लो। गोपी ने उन दोनों फरिश्तों से शादी कर ली। फिर उसने गांव के लिए कई अच्छे काम किए और अच्छा नाम कमाया।